तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, एयर मार्शल ए.के. भारती और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद की साझा ब्रीफिंग में ये सारी जो बातें हैं सामने आई हैं। अभी भी फ्रंट पर आर्मी कमांडर्स को फुल अथॉरिटी दी गई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का भी वायलेशन होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वहां मौजूद हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास चलते हैं। उमा, बहुत सारा ब्यौरा, बहुत सारी जानकारियां बारीकी से क्या हुआ उन 3 दिनों में सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी खबर तो यही कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है। उमा जी बिल्कुल, देखिए सिक्ता ब्यौरेवार तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को और पूरी जो डिटेलिंग है वो दी गई भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा। अब साफ तौर पे ये कहा गया कि जो टेरर कैंप पे 7 मई को हमला किया गया उसको किस प्रिसाइज तरीके से हमला किया गया, और उसके अलावा न सिर्फ वो हमला बल्कि साथ ही साथ जब 9 मई को जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया भारत के ठिकानों पर उसको कैसे नाकाम किया गया, और उसके बाद किस तरीके से जो पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया गया, वो तस्वीरें भी इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई गई। तो भारत ने जो एक सैन्य तरीका अपनाया पाकिस्तान के आतंकी कैंप को नष्ट करने का, और उसके बाद भारत ने ये एक ऑप्शन दिया था पाकिस्तान को 7 मई को ही डीजीएमओ के ज़रिए कि वो बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की इत्तला जो है वो पाकिस्तान को डीजीएमओ के ज़रिए दी गई थी कि भारत ने इस अभियान को अंजाम दिया है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं, न कि सैन्य या नागरिक ठिकाने। इस बात को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार साफ किया गया कि जो पहला 7 मई का जो हमला था वो उसका मकसद किसी भी तौर पर पाकिस्तान के सैन्य या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि जब इसके एवज में पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू हुए 7 मई की रात से 7 मई, 8 मई और 9 मई की रात को, तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने जो है वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन सैन्य ठिकानों पर काफ़ी जो तबाही है वो मचाई। तो ये जो जानकारी है उसको विस्तार के साथ रखा गया। कई वीडियो क्लिप्स भी जो हैं वो दिखाए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं जो कि जिन्होंने कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से कवर किया है। राजीव, इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पूछा गया कि क्या भारतीय सेना ने कोई विमान खोया है तो उसका भी जवाब निकलकर सामने आया, वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय ने वायुसेना का कोई विमान गिरा है कि नहीं गिरा है या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई है कि हमने जो टारगेट जो दिया गया था, हमें सरकार जो टारगेट दिया गया था टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने का, बर्बाद करने का, हमने उस टारगेट को अचीव किया और हमारे जो पायलट हैं वो हमारे पास सुरक्षित है। तो ये, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी बताई कि अभी ये ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे मौके पर कई चीज़ों का ऑपरेशनल डिटेल का खुलासा करना ये अपने आप में ठीक नहीं है, मनोबल को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर उसका कम से कम एनिमी को यानी दुश्मन को फायदा ना पहुंचे। तो बहुत नपे तुले अंदाज में जो ऑपरेशन चल रहा है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित है, हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात है कि जब कॉम्बैट ड्रिल में आप होते हैं, जब लड़ाई के मैदान में होते हैं, बिल्कुल वार लाइक सिचुएशन होते, तो क्या खोया क्या पाया ये मैंने जी बिल्कुल, और इसलिए ये सवाल अहम है राजीव, ये इसलिए सवाल अहम है क्योंकि बहुत तरह की शंकाएं, बहुत तरह के भ्रम और बहुत तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जा रही हैं। और जब सेना के अधिकारी आज सामने थे तो उनसे सीधा सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया और राजीव ने बताया, और ये जवाब दर्शकों तक पहुंचना इसलिए लाजमी है क्योंकि तमाम शंकाओं, तमाम भ्रम पर जो है वो एक लगाम लगे। दूसरी अहम बात राजीव, किसमें जो वीडियो क्लिप्स दिखाए गए और पाकिस्तान के जो बेसेस हैं उस पर किस तरह से तबाही मचाई गई वो भी डिटेलिंग दी गई, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान के एक नहीं कम से कम 4-5 जो एयरफील्ड हैं, पहले उसकी क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। जैसे सरगुदा की बात करते हैं, चकलाला की बात करते हैं, वो सारे वीडियो क्लिप के जरिए दिखाए गए, बाकायदा सबूत के साथ दिखाए गए कि भारत के जो वेपन सिस्टम थे, हालांकि वेपन का नाम नहीं बताया गया, नई एयरक्राफ्ट का नाम बताया गया, लेकिन बताया गया जो टारगेट दिए गए थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ में यह भी बताया गया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम थे पाकिस्तान के, एयर डिफेंस सिस्टम वो जी एक सिस्टम होता है कि अगर दुश्मन देश से कोई अगर बॉम्ब आ रहा है या रॉकेट आ रहा है या किसी तरह का हमला हो रहा है तो आपको पहले पता लग जाता है, आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। पाकिस्तान के जितने मेजर
एयर बेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरा तबाही का और जो उसकी पूरा- तबाही की जो तस्वीर है वो भी दिखाई बिल्कुल दिख गई। रही है। सिकता एक अहम बात आपको ये भी बताएंगे कि आज जो ये ब्रीफिंग हुई है सेना की तरफ से, उसके पहले एक और ब्रीफिंग हुई है बैकग्राउंड में, और उसमें जो जानकारी दी गई और यहाँ जो जानकारी दी गई, दोनों में एक कोलैबोरेशन है, एक कोलैबोरेशन है। और जो जानकारी दी गई हमें वो ये कि जब 7 मई को हमला किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान को इस बात की इत्तला दी गई थी कि चाहे तो बातचीत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमले का रास्ता चुना। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पे हर रात जब पाकिस्तान की तरफ से हमला होता था तो भारत की तरफ से उससे ज़्यादा बड़ा जो है वो ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो हमला किया जाता था। और 9 मई को जब बेसिस जिस पर कि हमले हुए और जिसकी की तस्वीरें दिखाई गई इस ब्रीफिंग में, जो क्या तबाही वहाँ पे मची, और जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि उसके बाद ही पाकिस्तान सहमा और बातचीत की टेबल पर DGMO के जरिए आया। तो ये थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालिए कि किस तरह की वो तबाही मची थी जिसका दृश्य यहाँ पे दिखाया गया, और ये भी कि जब उधर से हमला हुआ तो कैसे उसको नाकाम किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फोर्सेस के लोगों ने कहा कि जो पहलगाम त्रासदी हुई थी उसके बाद उनको टास्क सौंपा गया कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो टेररिस्ट कैंप है उनको तबाह करना था। 9 टेररिस्ट कैंप जो हैं तय किए गए, और सबसे बड़ी बात है जो बहावलपुर और मुरीद के उस टेररिस्ट कैंप को हिट करना। मुरीद के बहावलपुर की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब सबसे ताकतवर प्रांत माना जाता है, और उसके विजुअल दिखाए गए कि पहले उस कैंप की स्थिति क्या थी, अब कितने थे, और जो बताया गया कि जो 9 जो टेररिस्ट कैंप है वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, और कितने कितने आतंकी मारे गए, 100 के करीब आतंकी मारे जाने के खबर कितने बड़े थे कि उसके जो अंतिम संस्कार हो रहे थे जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई सारे अफसर आए हुए थे, और वो जो पाकिस्तानी झंडा एक राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है विदा किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि जो, और सबसे बड़ी फोर्सेस के इस बात का सुकून था उनको, और इस बात का गर्व था कि हमने जो टारगेट दिया गया था हमने उसको अचीव किया। हाँ। और सिकता इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो टारगेट चुने गए थे वो बहुत ही एक तयशुदा तरीके से चुने गए थे, और इसके जरिए जो ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो 3 लक्ष्य उसके रखे गए। एक सैन्य लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य जो था राजनीतिक था, और तीसरा जो था मनोवैज्ञानिक था। तो जो राजीव बता रहे हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है और जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया कि सैन्य लक्ष्य तो ये था कि जो इस तरह के कैंप हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था पाकिस्तान में कि ऐसे कैंप को अटैक करेंगे, बहावलपुर, मुरीद के या मुजफ्फराबाद, वहाँ पे जो मुख्यालय हैं आतंकवादियों के, उनको टारगेट किया गया। पॉलिटिकल जो गोल था वो ये था कि जिस तरह से सिंधु नदी को एवेंस में रखा गया, यानी कि जो आतंकवाद की जो कीमत है वो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा चुकानी पड़े, और जो मनोवैज्ञानिक जो उसका फैक्टर था वो ये कि आतंकवादी कहीं भी पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, इसलिए ऐसे ठिकानों को चुने गए। राजीव, जो आज आर्मी की जो ब्रीफिंग हुई है ये पहली बार इस तरह से खुल के ब्रीफिंग हुई है जिसमें कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स भी जो है वो दिए गए। आपको क्या लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात जो बताई गई वो क्या बताएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बताई गई, मुझे जो लगता है कि सेना का कहना ये था कि पिछले 4 दिन से जो कुछ चल रहा था वो जस्ट लाइक वार की तरह था, एक लड़ाई के मैदान में बिल्कुल कुछ वैसा ही होता है, और बिल्कुल उसी तरह की तैयारी थी। हम लोग, हालांकि वार डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार उसके फाइटर या उसके जो मिसाइल जिसको कह सकते हैं वो भारत के एरिया में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क इतना ताकतवर था कि उनको घुसने नहीं दिया। भारतीय सेना को यह भी आशंका था कि जिस तरह से LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी भी घुसपैठ करने के फिराक थी। पहले आतंकियों घुसपैठ कराते थे और अब पाकिस्तानी आर्मी भी घुस सकते थे, और मे भी कुछ करने का उनका इरादा हो, लेकिन उनके सारे इरादों को भारतीय सेना ने विफल कर दिया। सेना का यह भी कहना है कि हम कल जो 12 बजे बातचीत होगी DGM लेवल पर, आज के दिन हम पूरा इंतजार करेंगे, रात देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या होता है क्या नहीं होता है, और साथ में इन सारे आर्मी कमांडरों को एक सीधा निर्देश दिया गया। जी, एक सवाल मेरा राजीव से है, आप जी एक सवाल मेरा राजीव से है। भारतीय नौसेना अभी भी अरब सागर में तैनात है, और ये एक एज है भारत के लिए, एक डोमिनेटिंग फोर्स है, जैसा कि अधिकारियों ने इस साझा ब्रीफिंग में बताया है। जी राजीव, सिकता का आपके लिए सवाल है कि जो भारतीय सेना है वो अभी भी अरेबियन सी में है, और वो एक एडवांटेज है एक तरह से रणनीतिक तौर पर। बिल्कुल एडवांटेज है, और सबसे बड़ी बात है कि नौसेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नौसेना जानती है कि अगर उसने हरकत किया तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना का यह भी कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं।
कल तक हम देखेंगे पाकिस्तान क्या हरकत करता है, क्या नहीं करता। अगर कोई उल्लंघन करता है, जो सहमति बनी है, तो सेना प्रमुख का सीधा निर्देश है कि सेना को जो लगता है, यानी जो ग्राउंड लेवल पर कमांडर हैं, वो अपने हिसाब से उचित निर्णय ले सकते हैं। यानी गेंद पाकिस्तान के पाले में है, वो शांति चाहता है या फिर जो चाहता है कि फिर से भारतीय सेना सबक चुका है। और भारतीय सेना का यह भी कहना है कि फिलहाल हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन अगर मौका आएगा तो और बाकी बचे हुए आतंकी ठिकाने हम उसको भी बर्बाद कर देंगे। जी सिक्ता, इसमें ये बात जोड़कर वो आपके पास वापस आएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब बैठक की थी और कहा था कि सेना को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो ठिकाना जो है, लक्ष्य जो है और समय जो है खुद चुने, तो जिस तरीके से लक्ष्य चुना गया, जैसे उसको तबाह किया गया, इन सभी बातों का ब्यौरा दिया गया। लेकिन इसमें आखिरी ये बात कि इस पूरे ये सब कुछ जब चल रहा था, भारत जब अपनी रणनीति बना रहा था, तो दुनिया के कई देशों का ये दबाव भी आ रहा था या सलाह भी आ रही थी कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन 7 तारीख को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद दुनिया के देशों को ये साफ कर दिया कि भारत इस बार आतंकवाद को लेकर बिल्कुल फर्म स्टैंड लेकर चल रहा है। उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला मारेंगे, और उसी एक आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द सारी रणनीति बुनी गई, और जिस तरह से वहां से हमले हुए, उसी हिसाब से, उसी मुकाबिल उसका जवाब दिया गया। और नतीजा सामने है कि आखिरकार पाकिस्तान को बातचीत के टेबल पे डीजीएमओ के जरिए, डीजीएमओ चैनल के जरिए आना पड़ा। उसके बाद शांति स्थापना की हुई शुरुआत। हालांकि कुछ सीज फायर उल्लंघन जरूर हुए हैं, लेकिन अब भी कमोबेश आज सुबह 5 बजे के बाद से शांति बनी हुई है। लेकिन अभी भी जैसा कि इस ब्रीफिंग में बताया गया उमा, कि अभी भी आर्मी कमांडर्स को ये अथॉरिटी दी गई है, फुल अथॉरिटी दी गई है कि अगर कल शाम की तरह किसी तरह का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, राजीव भी इसमें अपनी बात जोड़ेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि सिक्ता का ये सवाल है कि अभी भी कमांडर्स को ये निर्देश है कि कुछ भी उधर से हमला हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये बातें जो हैं वो राजनीतिक तौर पे बिल्कुल साफ कर दिया गया है, साफ निर्देश दिया गया है। और राजीव, इसमें इस पीसी में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया और सेना द्वारा हम लोग को जानकारी भी दी गई कि जो एक सहमति बनी, कल जब सहमति बनी कि शाम 5 बजे के बाद से दोनों देश जो है कोई सैन्य कार्रवाई सीमा पर नहीं करेंगे और गोलाबारी नहीं होगी। उसके बाद आज बैठक होता है, जितने आर्मी कमांडर हैं सेना प्रमुख के साथ बैठक होता है, और उसके बाद सेना प्रमुख जो है आर्मी कमांडर को सीधा निर्देश देते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ जो सहमति बनी है और उन शर्तों का अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो आप उसे माकूल जवाब दीजिए, जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में जवाब दीजिए। और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डीजीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि जो ग्राउंड में जो कमांडर हैं उनको सीधा निर्देश दिया गया है। हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कल तक जो 12 बजे का समय है, उसके बाद हम जब बातचीत पर बैठेंगे, बातचीत जब करेंगे तो उसके बाद मॉडलिटी तय होती है। अगर पाकिस्तान अगर उन शर्तों का लगातार उल्लंघन करता रहता है तो ग्राउंड में जो फोर्सेज हैं बिल्कुल करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान को एकदम कह सकते हैं कि मुंहतोड़ जवाब पहले की तरह यहां भी देंगे। वो मेरा एक छोटा सा सवाल है राजीव आपसे, क्योंकि हमें विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग होती है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है, राजनीतिक तौर पे भी ये बयान निकलकर सामने आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। सेना के लिए इसका क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सेना के लिए सीधा मतलब ये है कि हमने जो अपने हथियार वेपन सिस्टम निकाले थे या जो अलर्टनेस के लेवल है वो एज इट इज बरकरार है। पाकिस्तान की ओर से जैसे कोई हरकत होगा हम उसका करारा जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अब टाइम नहीं लेंगे। जैसे पहले शुरुआत में जब कहा गया था कि जब पहलगाम त्रासदी होता है, सैलानियों को हत्या किया जाता है, उसके बाद हमने सेना ने टाइम लिया, समय अपने हिसाब से चूज करने के लिए, टारगेट और ठिकाने तय करने। लेकिन अब हमें किसी चीज के समय नहीं चाहिए। सेना पूरा अलर्ट है, कह सकते हैं कि वार लाइक सिचुएशन, जिसको सेना ने कहा कि 4 दिन इसको लड़ाई की तरह आप देख सकते हैं, और सेना इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान अगर कुछ भी गलती करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रियल टाइम जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। देखा हमने कि कैसे 14-15 दिनों का टाइम लगा, उसमें कुछ सूचनाएं जुटाई गई, कुछ टारगेट सेट किए गए, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ एकदम रेडीमेड है, तैयार होगा। जैसे वहां उधर से गोली आएगी, इधर से गोला जाएगा। सिक्ता, आपका कोई और सवाल है राजीव के लिए या मेरे लिए? जी, इस ऑपरेशन के कई जो आपके सूत्र बता रहे थे कि इसके कई मायने हैं और इसके कई हासिल भी हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से अगर बता सके उमा शंकर कि इस ऑपरेशन के क्या क्या हासिल रहे हैं अभी तक, अब जब पूरी कार्रवाई के बारे में ब्यौरा सबके सामने है, देश के सामने है।
जी देखिए, सिलसिलेवार ढंग से जो हमें बताया गया वो ये कि जो पहलगाम का जो आतंकी हमला है उस हमले को बिल्कुल अलग तरीके से लिया गया। हालांकि दशकों से भारत के ऊपर आतंकी हमले होते रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद ये तय कर लिया गया कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और पहली बार जब सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री मोदी थे तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया था, और वो जो फ़ोन था वो तो संवेदना जताने के लिए था, लेकिन उसके बाद से ही भारत ने जो रीच आउट करना है वो शुरू कर दिया और कैसे पाकिस्तान से तार जुड़े हैं वो बताना शुरू कर दिया। मैं अब छोटे में बताना चाहूँगा आपको, बड़ी लंबी ये जो हमें ब्रीफिंग मिली थी, लेकिन जो ऑपरेशनल पार्ट है उसका ये कि 1 से 6 मई के आसपास लोग ये पूछ रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तब तक भारत जो है वो उनको बता रहा था कि हम जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे। 7 मई को भारत ने बता दिया कि क्या तरीका उसने अपनाया और कैसे इतनी सतर्कता के साथ और इतने खास तरीके से टारगेट चुना, जो कि सेना का कोई छोटा मोटा कैंप नहीं था, मुख्यालय था, वो भी जैश का, लश्कर का। तो इस तरह के मुख्यालयों पर हमला करके उसने एक सैन्य मकसद हासिल किया। दूसरा जो मकसद है पॉलिटिकल मकसद है, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो उसने हासिल किया वो ये कि सिंधु नदी समझौते को एबेंस में रखा ताकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की कीमत जो है ज़्यादा बढ़ जाए। और तीसरा जो मनोवैज्ञानिक जो लक्ष्य हासिल किया गया या आगे किया जाएगा वो ये कि कोई भी आतंकी तंजीम जो है या उसको संरक्षण देने वाला ये ना सोचे कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में वो सुरक्षित है। तो इन 3 मकसद के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका जो अंतिम परिणति जो हुई वो 9 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक वो जो एक पूरा जो एक प्रकरण जो घटनाक्रम बीता वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 9 मई की रात को जेडी वेंस का फ़ोन आता है प्रधानमंत्री मोदी के पास और वो जानना चाहते हैं कि क्या तरीका, क्या उपाय हो सकता है। भारत ने जो है वो साफ तौर पे कहा कि गोली आएगी तो गोला मारेंगे, और वो एक छोटा सा एक नमूना था, ये एक छोटा सा संकेत था कि कैसे निपटेंगे। पाकिस्तान ने गलती क्या कर दी कि 9 तारीख की रात को उसने 14 ऐसे ठिकानों पर हमले किए, जो कि हालांकि वो हमले नाकाम कर दिए गए। उसके बाद भारत ने उन ठिकानों पर हमले किए जिसके दृश्य जो है आज इस ब्रीफिंग में दिखाए गए, और वहाँ पे तबाही मची और तब जाकर पाकिस्तान सहमा। 7 मई को जो भारत ने कहा था डीजीएमओ के जरिए कि आप आइए बात कीजिए, उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन 10 मई को डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से तकरीबन 1 बजे के आसपास फ़ोन कॉल आया। 3:30 बजे बातचीत हो पाई दोनों डीजीएमओ के बीच, और उसके बाद ये इस समझौते तक पहुँचा गया। तो दोनों देशों के बीच डीजीएमओ के स्तर की द्विपक्षीय बातचीत के बाद इस सहमति तक पहुंचा गया। और इसके पहले पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका के भी दरवाजे खटखटाए, वहां से भी मदद मांगी, और तभी वहां के जो मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आसिम मुनीर से बात की थी। और उसके बाद ही पाकिस्तान जो है ये समझ गया कि भारत का जो रुख है वो गोली आएगी तो गोला मारेंगे। तो ये अमेरिका के जरिए भी पाकिस्तान को इस बात के पूरे जो संदेश हैं वो दे दिए गए। तो ये पूरा एक प्रकरण था छोटे में। इस तरह से ये पर्दे के पीछे से या जो सामने दिखा उसके साथ साथ पर्दे के पीछे किस तरह की रणनीति बनी और कैसे इस पर अमल किया गया, ये तमाम बातें सूत्रों के हवाले से सामने भी आई, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने सामने से बताया उस तौर पर भी सामने आई। चिकता, धन्यवाद आपका उमा शंकर।